हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाऊंगा आज मैं, एटॉमिक साइज़ क्या है, किस तरह से पीरियोडिकली मूवमेंट पे ये चेंज होता है और कौन से फैक्टर हैं जो इस साइज़ को अफेक्ट करते हैं। एटॉमिक साइज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एटम को समझना होगा। जैसे हम जनरली पढ़ते रहे हैं, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है। हमने एटम को स्फेरिकल कंसिडर किया हुआ है और उसका कोई एक लास्ट शेल ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग है। तो नॉर्मली अगर मुझे इसके साइज को बताना हो तो मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो उसके साइज को चेक करने का एक पैरामीटर है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये स्फेरिकल बॉडी है, एक आपके पास ये स्फेरिकल बॉडी है और एक आपके पास ये स्फेरिकल बॉडी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी स्फेरिकल बॉडी है बड़ी, तो आप सबसे पहले इसका नाम लेंगे कि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। फिर मैं पूछूं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि सर इसका रेडियस बड़ा है जबकि इसका रेडियस छोटा है, या आप यूँ कह सकते हैं इसका डायमीटर लार्ज है और इसका डायमीटर स्मॉल है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इसका एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस लार्ज है, इसका एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस स्मॉल है, या ऐसी ही कुछ और बातें। मतलब इसके साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, वॉल्यूम जैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने भी एटम के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की वो एटॉमिक रेडियस सेलेक्ट की। और ये एटॉमिक रेडियस क्या था? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, वो एटॉमिक रेडियस था। और किसी भी एटम की रेडियस को जब रिप्रेजेंट किया जाता तो ऐसे ही न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को मेजर किया जाता था। लेकिन एटम की इस रेडियस को मेजर करने में कई सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। जैसे पहली प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पे फिक्स तो था नहीं कि वो यहीं मिलेगा, जैसा बोर बोलता था। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो क्या उसकी रेडियस भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी? मोरओवर एक माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को इस तरह से एग्जैक्टली मेजर कर पाना वैसे भी मुश्किल था। डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस सिंपली ऐसे मेजर करना जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्वाइट टफ जॉब था। बट स्टिल एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ किए गए। वो 3 अलग अलग टाइप की जो रेडियस हैं उनमें एक हमारे पास आती है कोवेलेंट रेडियस, या कोवेलेंट रेडियाई बोल देते हैं उसको। एक आती है वैन डर वाल रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, और एक आता है मेटालिक रेडियाई। हम 1 बाय 1 इन तीनों रेडियाइज को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा कोवेलेंट रेडियस से, या कोवेलेंट रेडियाई क्या है। दो एक जैसे एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड आप कंसिडर करें। जैसे मैंने ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड कंसिडर किए। ये एक्चुअली कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। कुछ पक्का नहीं है, कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियस के बाहर। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, उसका न्यूक्लियस, और ये उसका इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, जब तक कि वो दोनों बॉन्ड नहीं बनाए हुए। जैसे ही वो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से, कोवेलेंट बॉन्ड 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगले चैप्टर में और डिटेल बात करेंगे। तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। अब मैं नहीं कह सकता कि वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, अब उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने की इन 2 न्यूक्लियाइज के बीच में ही होगी, और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जब बॉन्डेड नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था, लेकिन जब दोनों ने बॉन्ड बना लिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दोनों के न्यूक्लियाइज के बीच में ही रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इन 2 न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ, उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। अगर सपोज मैं आपको बोल देता हूं
कि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाइज के बीच का डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है, तो आप इमीडिएटली बता देंगे कि हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियाई 50 पिकोमीटर है। कोई भी दो एक जैसे बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड एटम्स देखिए, ClCl, Br, उन दोनों के न्यूक्लियाइज के बीच का डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए। ये जो वैल्यू होगी ये कोवेलेंट रेडियस होगी इस क्लोरीन एटम की। दो अलग अलग एटम्स नहीं लेने, एक आप H ले लेते हैं, एक Cl ले लेते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को आप हाफ करें और बोलें कि ये नहीं चलेगा। दोनों एक जैसे एटम्स होने चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ वैल्यू आप बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस होती है। दूसरा देखिए, वंडर वॉल रेडियस क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहां पे दो अलग अलग सिलेंडर्स दिखा रहा हूं आपको, जिनके अंदर मैंने दो डिफरेंट गैसेस फिल कर दी। एक फिल किया हाइड्रोजन गैस जिसमें H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरह से बहुत सारे, मैं दो दिखा रहा हूं। यहां पे हीलियम गैस फिल कर दी जो मोनोएटॉमिक है, लाइक दिस, बहुत सारे एटम्स। यहां पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहां पे भी हीलियम के 4 एटम्स हैं, लेकिन यहां हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्म तो हीलियम का होता ही नहीं है, वो हमेशा मोनोटॉमिक फॉर्म में ही रहता है। मतलब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता था, बना हुआ है, लेकिन इनमें किसी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता टेक्निकली आयनिक कोवेलेंट टाइप का। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसमें क्यों करता है, ये सब बातें पेंडिंग हैं जो अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। यहाँ सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों नॉन बॉन्डेड स्पीसीज हैं जिनका आपस में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, जबकि ये दोनों बॉन्डेड स्पीसीज हैं। तो जब एक कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज थी हमारे पास, तो उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ वैल्यू मैंने बोल दिया कोवेलेंट रेडियाई। और अगर मैं दो नॉन बॉन्डेड एटम्स देखूं, उनके न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ लूं, तो वो है वंडर वॉल रेडियाई। दो एक जैसे नॉन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ, वो वंडर वॉल रेडियाई है। आप कहेंगे अच्छा सर ये और ये भी ले लें? नहीं, जो भी दो क्लोजेस्ट आपके स्पीसीज होंगे उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ आपको देखना होगा। जैसे मुझे ये लग रहा था, अगर ये होगा तो फिर इन दो के बीच का हाफ लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कोने और इस कोने वाले के बीच के हाफ का मैं डिस्टेंस के हाफ का मैं वंडर वॉल रेडियाई नाम दूँ। जो भी दो क्लोजेस्ट स्पीसीज हैं उनके न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस के हाफ को मैं बोलूँगा वंडर वॉल रेडियाई, और दो कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस के हाफ को बोलूँगा मैं कोवेलेंट रेडियाई। अब ध्यान दें, ये और ये तो नॉन बॉन्डेड हैं, तो इन दो न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ भी वंडर वॉल रेडियाई ही कहलाएगा। ध्यान दें आप, ये जो मैंने दिखाया है, थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूं, ये जो आप बॉन्ड ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, और इन दोनों के न्यूक्लियाइज के बीच का हाफ वैल्यू मैं बोल रहा हूं वंडर वॉल रेडियाई। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि हाइड्रोजन की दो रेडियाइज हैं, एक कोवेलेंट रेडियाई और एक वंडर वॉल रेडियाई? डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता हूं कि हाइड्रोजन एटम की दो रेडियाई हैं, एक कोवेलेंट रेडियाई और एक वंडर वॉल। ये डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियाई था और ये डिस्टेंस का हाफ वंडर वॉल रेडियाई होगा। जो भी दो नॉन बॉन्डेड क्लोजेस्ट हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को मैं बोलूँगा वंडर वॉल रेडियाई। यहाँ सिर्फ वंडर वॉल रेडियाई थी, कोवेलेंट बॉन्ड तो वो बना ही नहीं सकते थे, तो वहाँ कोवेलेंट रेडियाई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तीसरी देखते हैं हम, मेटेलिक रेडियाई क्या है। तो उसके लिए हमें एक बार मेटल को समझना होगा। सी, ये मेरे पास कोई एक मेटल है, कोई भी समझ लीजिए, जिंक, सिल्वर, निकल, आयरन, वटएवर, ये ऐसे उसके एटम्स पैक्ड होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये बात समझाई थी मैंने। सभी की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी होती है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स छोड़े हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं फ्लोट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक गैस पार्टिकल्स। एक मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मॉडल आता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल,
जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ये एक सी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज के कर्नेल्स डूबे होते हैं। इन सभी पॉजिटिव कर्नेल्स और सभी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, जिसकी वजह से ये मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इन दो कर्नेल्स के न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ देखें। इन दो न्यूक्लियाइज के बीच के डिस्टेंस का हाफ, उसको बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। किसी एक स्पीसीज की तीनों रेडियाइज भी पॉसिबल हैं, तीनों तरह की रेडियाइज, कोवेलेंट, वंडरवॉल और मेटालिक, तीनों तरह की रेडियाई फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं। और अगर किसी की तीनों रेडियाइज हों तो याद रखिएगा वंडरवॉल हमेशा उसकी ज़्यादा होती है और कोवेलेंट उसकी हमेशा सबसे कम। शॉर्ट में याद रख लीजिए कि अगर किसी स्पीसीज की, एक ही स्पीसीज की तीनों रेडियाई आपको बताई जाएंगी तो वंडरवॉल सबसे बड़ी होगी और कोवेलेंट सबसे छोटी होगी। अलग अलग स्पीसीज का कंपैरिजन करते हुए आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लो मुझे सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम की वंडरवॉल रेडियाइज चेक करनी है तो सिर्फ वंडरवॉल को ही कंपेयर करूंगा। अगर कोवेलेंट रेडियाई दी गई हैं तो सिर्फ कोवेलेंट को ही कंपेयर करके उनके साइज के बारे में बोलूँगा। ये करना कतई अलाउड नहीं है कि मैं सोडियम की तो कोवेलेंट रेडियाई देखूं और जिंक की मेटालिक देखूं और निकल की वंडरवॉल देखूं। मतलब मुझे स्पीसीज की रेडियाइज अगर कंपेयर करनी है तो वो एक ही फॉर्मेट पे होनी चाहिए, या तो तीनों की, सभी की कोवेलेंट रेडियाइज गिवन हो, या सभी की मेटालिक गिवन हो, या सभी की वंडरवॉल रेडियाइज गिवन हो, तभी मैं साइज को लेके कुछ बातें कर पाऊंगा। अगर एक ही स्पीसीज की तीनों गिवन है तो फिर मैं इस पैटर्न को ध्यान रखूंगा जहां मुझे बताया गया है कि वंडरवॉल रेडियाइज सबसे ज़्यादा होती हैं और कोवेलेंट सबसे स्मॉल। एटॉमिक साइज की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सेइंग कोवेलेंट रेडियाइज की बात कर रहा हूं। मेरा लगभग टाइम डिस्कशन कोवेलेंट रेडियाई पे बेस्ड रहता है जब तक कि क्लियरली मेंशन्ड ना हो। मैं नॉर्मल कंडीशंस में वैसे ही बोलता रहता हूँ, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, आप समझ जाएं कि वो मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसी एक पीरियड में जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो एटॉमिक रेडियस कैसे बदलेगी। किसी भी पीरियड में, मैंने दो पीरियड यहाँ पे पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट किए हैं, सेकंड और थर्ड, जहाँ पे मैं ये देखना चाहता था। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में मैं अपनी स्टोरी अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड रखूँगा क्योंकि वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। वो 12th क्लास में आता है जहाँ मेरी ये बातें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, तो हमें वो नहीं पढ़नी है। एलिमेंट्री हमें सेकंड और थर्ड पीरियड पे यहाँ समझना है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा पूरा पीरियड अगर मैं रखूँ तो वो कहानी कुछ अलग ही हो जाती है जो 12th में देखनी है। अभी 11th पे फोकस करते हुए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ के साथ क्या होगा। तो मैं लगभग प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए इस अपनी इक्वेशन को दिमाग में रखता हूं कि जो Z इफेक्टिव है वो ही मुझे सब कुछ बताएगा। जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा, सी हेयर, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्टिव चार्ज लगा पा रहा है, Z इफेक्टिव। अगर वो बहुत ज़्यादा लगा पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने बहुत नज़दीक लिए हुए होगा, ये डिस्टेंस कम होगा। अगर वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगा पा रहा, ये दूर गया हुआ होगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रेडियस बढ़ जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि एटॉमिक साइज़ सीधा सीधा Z इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, जितना Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतना रेडियस कम होगी, तो ये बिल्कुल सच है कि जो एटॉमिक साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा Z इफेक्टिव के। मोर द Z इफेक्टिव, लेसर विल बी द एटॉमिक साइज। और भी फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, बट पीरियडिकली यही डोमिनेट करता है। पीरियड के अंदर जब मैं जाता हूं तो यही पॉइंट डोमिनेट करता है। आप लिथियम को देखिए, वैसे तो स्लेटर्स रूल में मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा के आया हूं कि लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ता है मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है मतलब साइज डिक्रीज होता है। आप 10th में भी बढ़ चुके हैं ये बात। बट अगर मैं बिना स्लेटर्स रूल भी ये बात कुछ इस तरह से समझाना चाहूँ, ये मेरे पास लिथियम था और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है मैंने। अब जैसे जैसे मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा हूँ, लगातार यहाँ पे मैं
एक एक प्रोटॉन बढ़ाता जाता हूँ, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 एंड सो ऑन। लगातार मैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाता हूँ। मुझे पता है शील्डिंग में इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, विद इन शेल कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स तो विद इन शेल डाले जा रहा हूँ। यहाँ पे जेट टोटल हर बार हर कदम पे 1 यूनिट बढ़ाए जा रहा हूँ। जेट टोटल हर बार हर कदम पे 1 यूनिट बढ़ाए जा रहा हूँ। और सिग्मा क्योंकि विद इन शेल जा रहा है तो विद इन शेल तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, मियरली 0.35 हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। तो अल्टीमेटली ये यूनिट मैं एक वैल्यू से एक नंबर से बढ़ा देता हूँ और ये 0.35 से बढ़ाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर मैं स्लेटर रूल अप्लाई किए बिना बात करूँ तो अगर अप्लाई कर देता हूँ फिर तो साफ दिख ही रहा है मुझे कि वो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिजल्टिंग साइज छोटा होगा। ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही थी, हर स्टेप पे 1 यूनिट बढ़ रही थी। ये वैल्यू माइनर बढ़ रही थी, हर स्टेप पे 1 यूनिट तो कतई नहीं बढ़ रही थी। रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव बढ़ता गया, साइज घटता गया, साइज डिक्रीज होता गया फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। अगर मैं सोडियम टू क्लोरीन जाऊं तो भी यही ट्रेंड मैं फील करूंगा, फेस करूंगा। साइज इधर जाते हुए लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ये मैं आखिरी वाला पॉइंट क्यों छोड़ रहा हूं? क्या नियोन सबसे छोटा है अपने पीरियड में? क्या आर्गन सबसे छोटा है अपने पीरियड में? तो जवाब होगा नहीं। नियोन अपनी इस फैमिली में सबसे बड़ा है, नंबर 1 पे है। मतलब इधर जा रहा हूं साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये सबसे बड़ा। इधर जा रहा हूं तो भी साइज छोटा हो रहा है, ये सबसे बड़ा। ये अजीब कैसे हुआ? एक्चुअली ये कोवेलेंट रेडियाई शो ही नहीं करते हैं, ही नहीं इनकी कोवेलेंट रेडियाई, सिर्फ वंडरवॉल रेडियाई हैं। हाँ, इनकी पीछे कोवेलेंट रेडियाई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड सिचुएशन में हम कोवेलेंट रेडियाई की ही बात करते हैं। यहाँ तो मजबूर हैं, हमें वंडरवॉल रेडियाई उसकी देखनी है, और वंडरवॉल रेडियाई इसकी लार्जर होती है इन सब की कोवेलेंट रेडियाई से। वैसे टेक्निकली देखूं तो मैं ये बात गलत है। मुझे सबकी कोवेलेंट रेडियाई देखनी थी या फिर सबकी वंडरवॉल देखनी थी। हाँ, वंडरवॉल तो इन सब की होती ही है, और वंडरवॉल रेडियाइज अगर मैं सबकी कंसिडर करूं तो नियोन की सबसे छोटी ही है, लिथियम की सबसे बड़ी है। बट इन फैशन नहीं है वंडरवॉल रेडियाइज देखना, सिर्फ मजबूरी में देखी जाती हैं। आप कहेंगे सर ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना। मैं खुद भी बोल के आया हूँ ये बात कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि एक की कोवेलेंट देख लो दूसरे की वंडरवॉल देख लो। हाँ ठीक है, बट अब क्या करें, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ रखा है, वाई नियोन इन इट्स पीरियड इज हैविंग लार्जेस्ट साइज। तो उसका यही जवाब है बस कि नियोन की वंडरवॉल रेडियाई कंसिडर की जा रही है, जो आपको डाटा में दिखाई जा रही है, वो सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वंडरवॉल रेडियाई ली गई है, जबकि बाकियों की कोवेलेंट रेडियाई ली गई। तो अच्छा होता, मैं तो रियली ये चाहता ही नहीं कि इसको मैं यहाँ डिस्कस करूँ, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियाई दिखाते ही नहीं है। मैं सिर्फ इनकी बात करना चाहता हूँ, वही मैं टेक्निकली अच्छा बोल सकता हूँ। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के, एक प्रॉपर्टी है साइज़, उसके दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और दोनों पे जाके प्रॉपर्टी मैच करना, कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि एक खरगोश और एक कछुए को दौड़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन जीतेगा। ये कोई मैच ही नहीं है। मैच होगा दो खरगोश दौड़े और उनमें देखूँ कौन सा खरगोश जीता, या दो कछुए दौड़े और उसमें देखूँ कौन सा कछुआ जीता। मुझे लगता है मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मुझे साइज़ कंपेयर करना है तो या तो सबकी कोवेलेंट लूँ या सबकी वंडरवॉल लूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा जब आप सामने पाएंगे तो आपको ऐसे ही जवाब देना है। मैं तो इसको चाहता ही नहीं यहाँ लेके आऊँ, मैं तो सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ रेडियाइज ही कंपेयर करना चाहता हूँ, या फिर मैं सबकी वंडरवॉल कंपेयर करूँ। और वंडरवॉल इनकी देखना जनरली फैशन नहीं है, अगर देख लेता हूँ तो फिर यही सबसे छोटा मिलता है और यही सबसे बड़ा। बट हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे साइज़ घटता है और इसका एक्सेप्शनली लार्ज है ड्यू टू वंडरवॉल रेडियाइज। चलिए, ये ग्रुप के अंदर तो स्टोरी हमारी सही से समझ में आ जाती है। आप डेटा पे जाके देखें अगर कि साइज़ कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप पाएंगे यहाँ से यहाँ पे साइज़ में अच्छा खासा हैंडसम डिक्रीज़ है, 56 पिकोमीटर के आसपास। यहाँ से यहाँ पे भी है, फिर यहाँ के बाद वो डिक्रीज़ थोड़ा नॉमिनल है, उतना नहीं है जितना स्टार्टिंग पे आपको दिखता है।
इस नाइट्रोजन के बाद उसके साइज़ में जो डिक्रीज़ आप देखेंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन पे जाके वो बहुत माइनर है। डेटा आप देख लेना वहाँ पे, और ना देखें तो बस बात ध्यान रख लेना, डेटा मैंने भी याद नहीं रखा हुआ और डेटा हम लोग सारा याद रख भी नहीं सकते। क्यों ऐसा होता है बस ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे साइज़ में फिर वो चेंज नॉमिनल क्यों हुआ। क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल्स थी 2p, जहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे, और अब ऑक्सीजन में आपको जब यहाँ पेयरिंग कराना है तो ये 2p ऑर्बिटल बहुत छोटी ऑर्बिटल होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसने पे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। रिजल्टिंग सिग्मा का वैल्यू ये रिपल्शन पे ही बेस्ड है, ये बढ़ जाता है। उसकी वजह से जैसे जो पीछे सिग्मा मुझे दिख रहा था उससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा सिग्मा दिखता है। रिजल्ट जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिकली उतना नहीं बढ़ता जितना पहले बढ़ पा रहा था, क्योंकि ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है तो ये वाली वैल्यू उतनी नहीं बढ़ पाएगी। रिजल्टिंग फिर जो डिक्रीज इन साइज होना है वो भी उतना नहीं हो पाएगा जितना आप स्टार्टिंग पे ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर आप फॉस्फोरस टू सल्फर साइज का डिफरेंस देखें और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम या सोडियम टू मैग्नीशियम साइज का डिफरेंस देखें तो वहां आपको ये समस्या नज़र नहीं आएगी P2S जाते हुए, क्योंकि P की जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3p ऑर्बिटल्स हैं, क्वाइट बड़ी ऑर्बिटल हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ घुसने पे रिपल्शन जैसी वैसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से साइज़ का जो गैप आप पाएंगे उसमें यहाँ कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। जो डिफरेंस यहाँ बना आ रहा था वही डिफरेंस आगे तक बना रहेगा, वही चेंज कंटिन्यू रहता है लगभग। तो ये आप पीरियडिकली देख सकते हैं कि पीरियडिकली मूवमेंट करने पे साइज़ किस तरह से डिक्रीज़ होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलिए अब डाउनवर्ड मूवमेंट पे किस तरह से साइज़ बदलता है उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप 1 दिखा रखा है मैंने, ये 13 दिखा रखा है और ये 14 दिखा रखा है। ग्रुप में जब मैं लिथियम से सीजियम पे जाता हूँ तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ कि जेड इफेक्टिव जेड टोटल माइनस सिग्मा होता है। तो जेड टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 3, 11, 19, 37, 55 ये मेरे पास जेड टोटल का नंबर है। जेड टोटल नीचे जाते हुए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन साइज़ को तो जेड इफेक्टिव डिसाइड करेगा, और जेड इफेक्टिव हम लोग वैसे तो स्लेटर्स रूल में पढ़ के आए थे एस ब्लॉक में, नीचे जाते हुए कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ के बाद लगातार 2.2 ही रहा था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि स्लेटर्स रूल 100% परफेक्ट नहीं है हर जगहों पे एक बात, और हम लोग ज़्यादा उसको फॉलो भी नहीं करते, हर पॉइंट पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करते। तो हम इन जनरल थियोरेटिकली किस तरह से इसको चेक करते हैं ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सी हेयर, ये न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स, 3 यूनिट चार्ज, और ये बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम 11 प्रोटॉन्स एंड ये 11 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम 19 प्रोटॉन्स और ये 19 ही इलेक्ट्रॉन्स। रुबिडियम 37 प्रोटॉन्स और 2, 8, 8 लाइक सी हेयर 2, 8, 18, 8, 1 ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और ऐसे ही मैं सीजियम का अगर बनाऊं 2, 8, 18, ये भी 18 था, 18, 8, 1। यस सही है। अब आप देखें क्या हो रहा है। जेड टोटल बढ़ रहा है, ठीक है, मुझे उससे क्या लेना देना, सिग्मा देखना है मुझे। तो यहाँ सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 10 प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 18 प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे 36 प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे 54 प्रोवाइड करेंगे। मींस जो सिग्मा की वैल्यू है वो भी लगातार बढ़ रही है, ये वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है और ये वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। मींस ये वैल्यू में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। तो जेड इफेक्टिव जब नीचे जाते हुए ज़्यादा नहीं बदल रहा तो मैं कह सकता हूं कि एक नई चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि हर बार एक नई शेल ऐड होती जा रही है, हर बार एक नई शेल ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। मींस द साइज ऑफ द एटम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जो साइज छोटा हुआ वो जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से छोटा हुआ, और डाउनवर्ड जाते हुए जो साइज बढ़ा वो शेल के इंक्रीज होने से साइज बढ़ा। जेड इफेक्टिव का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। मतलब जो मैंने पहली लाइन यहाँ पे लिखी थी कि साइज इज
डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव वो पीरियडिकली डोमिनेट करता था। मैं ये भी कह सकता हूँ साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। डाउनवर्ड मूवमेंट पे नंबर ऑफ शेल्स ही डोमिनेट करती हैं, लेफ्ट टू राइट तो शेल्स में कुछ चेंज होता ही नहीं था। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हो गए साइज को एक्सप्लेन करने के। ये 2 ही नहीं हैं, बहुत सारे आएंगे, बट अभी 2 समझने हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज को एक्सप्लेन करते हैं जेड इफेक्टिव के बेस पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज जेड इफेक्टिव के। डाउनवर्ड मूवमेंट पे एक्सप्लेन करते हैं शेल्स के नंबर पे, डाउनवर्ड मूवमेंट पे शेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो मीन्स साइज बढ़ रहा है, शेल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब जरा एक बार आप ये बोरोन की फैमिली पे भी नज़र डालें। मैं समझता हूँ कि सब पीरियड्स सब ग्रुप्स में ऐसा ही होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट पे ग्रुप में साइज बढ़ता चला जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द जगहों पे मैं ऐसा देखता भी हूँ, रियली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं ग्रुप 13 में ट्रैवल करूँ तो ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हुए मैं बड़ा अजीब फेस करता हूँ कि साइज जो है वो डिक्रीज हो गया है और मेरी कहानी धरी धराई रह गई है कि शेल बढ़ने पे साइज बढ़ेगा। पूरी टेबल में स्पेशली मैं एस और पी को बोलूँ, डी को अभी नहीं बोलता, डी में 1-2 जगह और ऐसी दिखती हैं मुझे, बट एस और पी में सिर्फ यही एक जगह ऐसी दिखती है मुझे जहां डाउनवर्ड मूवमेंट पे साइज में डिक्रीज हो गया है एक्सेप्शनली, और कहीं नहीं दिखा मुझे। तो मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों हो गया है साइज डिक्रीज। सी है मेरे पास ये बोरोन है, 5 प्रोटॉन्स हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं क्लियरली ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा अभी। 1s2 2s2 2p1 आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, 1s2 2s2 2p1। ये मेरे पास 13 एटॉमिक नंबर का एल्यूमिनियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये मेरे पास नेक्स्ट मेंबर आ गया गैलियम 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे 1s2, ये देखिए ये कुछ ऐसा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे ही भरता हूँ। अब आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है 4p6, सॉरी 4p1 ये 3d10। इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ के बाद फिर यहाँ पे आया। चले देखते हैं, जेट टोटल तो बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट सिग्मा? यहां 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देंगे, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन देंगे। इसको मेजर कंट्रीब्यूटर बोल रहा हूं मैं। मेजर कंट्रीब्यूटर ये हैं, माइनर होता है विद इन शेल वाला तो माइनर कंट्रीब्यूटर होता है, इनर शेल वाले ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां मेजर कंट्रीब्यूटर सिग्मा में 2 हैं, यहां मेजर कंट्रीब्यूटर सिग्मा में 10 हैं, और यहां मेजर कंट्रीब्यूटर सिग्मा में ये बहुत सारे हैं 28। आप कहेंगे तो क्या हो गया, जेड टोटल भी तो अच्छा खासा बढ़ा है। यहां जेड टोटल 8 बढ़ा था, यहां जेड टोटल 18 बढ़ा है। यस, जेड टोटल अच्छा खासा बढ़ा है यहां से यहां आने पे। और आप देखें ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाले हैं, स्पेशली इन 10 पे आप फोकस करें, ये 10 इलेक्ट्रॉन मैंने डी ऑर्बिटल्स में डाले हैं। वो डी ऑर्बिटल्स जो पुअर शील्डिंग देती हैं। मैं ये बात काफ़ी बार पीछे बता के आया हूँ कि सिग्मा अगर मैं चेक करूँ तो 1s का सबसे ज़्यादा होता है, और या मैं s का कहूँ s का सबसे ज़्यादा होता है और f का सबसे कम होता है सिग्मा। तो डी ऑर्बिटल्स हैं वो रियली पुअर शील्डर हैं, पुअर स्क्रीनर हैं। न्यूक्लियर के चार्ज को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियस का जो चार्ज इस पे लगना है, इसको जो अट्रैक्ट करना है, उसको ये 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इसको रिपेल कम कर पाते हैं।
तो जब वो ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाते, ज़्यादा रोक नहीं पाते, तो न्यूक्लियस का चार्ज इसके पास पहुंच जाता है, इसको खींचने लग जाता है, इस पूरी शेल को रादर खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। ध्यान रखें, सिर्फ ये डी के इलेक्ट्रॉन्स और ये एकदम इसमें 18 यूनिट का बढ़ जाना ही रेस्पॉन्सिबल है कि वो इसको अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचने लग जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में रहे होते 10, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, तो शायद ये साइज वैसे ही बड़ा होता, बट क्योंकि वो डी में है और डी इसको रिपेल नहीं कर पा रहा या न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पा रहा, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। रिजल्ट साइज गैलियम का छोटा हो जाता है। उसके बाद गैलियम से इंडियम पे भी साइज बढ़ता है, बट नॉमिनल सा। इंडियम से थैलियम पे भी साइज बढ़ता है, बट नॉमिनल सा। वो नॉमिनल क्यों? क्योंकि अब नीचे जैसे जैसे मैं जाऊंगा, बीच में डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, 10 की बजाय 20 होंगे, 20 की बजाय 30 होंगे। मोर ओवर थैलियम में आके तो एफ के इलेक्ट्रॉन भी बीच में इंटरवीन कर जाएंगे, और उन एफ की वजह से जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा, जेड टोटल अच्छा खासा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 18 बढ़ेगा, फिर 32 बढ़ेगा, तो जेड टोटल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सिग्मा अंदर, क्योंकि डी डी और फिर एफ आने शुरू हो जाएंगे, जिनका सिग्मा बहुत वीक है, पुअर है, रिजल्टिंग पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी आपको दिखेगा साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, रादर यहाँ तो घट के ही खड़ा हो गया। अगर आप इस ग्रुप पे जाके देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे स्पेशली फोकस कराऊं, ये यहाँ पे 14 हो जाता है, ये कार्बन ले लीजिए 6 हो जाता है, और ये 32 हो जाता है। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये भी 4 हो जाते हैं, और ये भी 4 हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अलग से दिखा रखा है। सारी कहानी वही की वही। मुझे लगता है कि अब फिर सिलिकॉन से जर्मेनियम पे भी साइज घटेगा, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ, नेचर से पंगा हम नहीं ले सकते। जर्मेनियम का साइज बड़ा है सिलिकॉन से, तो क्या यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं आया? आया है। साइज में उतना इंक्रीज नहीं है सिलिकॉन से जर्मेनियम पे जितना आप कार्बन से सिलिकॉन पे पाएंगे। मतलब यहाँ पे भी सिलिकॉन से जर्मेनियम पे ये शेल खिंच के अंदर आई, खिंच के अंदर आने की कोशिश की उसने, लेकिन वो इतनी नहीं खिंच पाई है कि साइज उसका छोटा हो जाए प्रीवियस वाले से। मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ों में लड़ाई चल रही थी। शेल का बढ़ना कहता है साइज बढ़ाऊंगा, और जेड इफेक्टिव का बढ़ना कहता है कि साइज घटाऊंगा। जेड इफेक्टिव का बढ़ना कहता है कि मैं इसको खींच खींच के साइज छोटा कर लूँगा। शेल का बढ़ना कहता है कि नहीं, मैं साइज को बढ़ाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट पे शेल जीतता है, मीन्स साइज बड़ा होता है, बट यहाँ पे वो बाई चांस हार गया है। बाकी जगहों पे उसने अपनी कोशिश जारी रखी। जेड इफेक्टिव की वजह से साइज में डिक्रीज कम हुआ, इंक्रीज कम हुआ। सिलिकॉन से जर्मेनियम पे आया तो जो इंक्रीज मैं एक्सपेक्ट करता था होगा उतना नहीं हुआ, नॉमिनल सा हुआ। घटने की कोशिश वहाँ भी की, बट घट नहीं पाया। हाँ, यहाँ पे उसका साइज घट गया, थोड़ा सा घटा हुआ है। आप चेक कीजिएगा, एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है, बट बाकी किसी जगह पे नहीं देखेंगे। यहाँ देखेंगे नॉमिनल इंक्रीज है, यहाँ देखेंगे नॉमिनल इंक्रीज है, यहाँ देखेंगे नॉमिनल इंक्रीज है। वो जो नॉमिनल इंक्रीज है या यहाँ डिक्रीज है, उसके पीछे कहानी वही है। मतलब कि जेड इफेक्टिव एक्सेप्शनली नीचे बढ़ने लग गया। ये डी के इलेक्ट्रॉन्स या बीच में आने वाले एफ के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डी के इलेक्ट्रॉन्स या एफ के इलेक्ट्रॉन इंटरवीन करते हैं, वो इस सिग्मा को बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड टोटल बढ़ ही रहा है अच्छा खासा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, शेल बढ़ने से साइज बढ़ने की कोशिश करता है। ओवरऑल दोनों लड़ाइयों में शेल का बढ़ना ही फाइनल डिसाइड करता है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। आई होप आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे ग्रुप के अंदर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको यही जवाब देना है कि साइज़ इंक्रीज़ होगा, बट जहाँ गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को आप ज़रूर नोटिस में रखेंगे। मैं एक पॉइंट और अभी आपको समझाता हूँ जो मेरे इस एटॉमिक साइज़ की कहानी को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा, और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई प्रॉपर्टी पे बात कर पाएंगे। और वो just I have to compare with the size of some ions and some isoelectronic species. See here very carefully. मैं आपको बोलता हूँ O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव।
ये मेरे पास 5 स्पेसिस हैं और आप इसको साइज़ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। या मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूँ, मेरे पास एक F नेगेटिव है, एक Na पॉजिटिव है, एक Mg2 पॉजिटिव है, एक Al3 पॉजिटिव है और एक मेरे पास सपोज़ कीजिए O2 नेगेटिव है। और मैं बोलता हूँ इन 5 को भी आप साइज़ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं सबका साइज़ देखना चाहता हूँ। तो मैं पहले इस फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ और मैं साइज़ को देखने के लिए जेड इफेक्टिव को यूज़ करता हूँ। जेड इफेक्टिव जेड टोटल माइनस सिग्मा होता है। इसको देखें, ऑक्सीजन को यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव या ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। समझाता हूँ अब आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 स्पेसिस में जेड टोटल कितना है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, तो आप याद रखें ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो आयन बना लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रोटॉन्स के नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो जेड टोटल का वैल्यू आपका सभी जगहों पे 8 ही होगा। अब आते हैं सिग्मा पे कि सिग्मा क्या होगा। आप देखें यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6th इलेक्ट्रॉन को सिग्मा सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, जबकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिग्मा देंगे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन सिग्मा देंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8th इलेक्ट्रॉन को 7 अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सिग्मा देंगे। कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा जाने दो उसको। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 सिग्मा देंगे। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन सिग्मा देंगे। जेड टोटल सबका सेम था, सिग्मा यहाँ पे ज़्यादा होगा। ध्यान से समझना इस बात को, सिग्मा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा मिलेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। यानी कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा जहाँ ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव वहाँ कम होगा। तो यहाँ जेड इफेक्टिव आपका मिनिमम होगा और यहाँ जेड इफेक्टिव आपका मैक्सिमम होगा। तो जेड इफेक्टिव जहां मैक्सिमम होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। ये लीजिए, ये मेरा सीक्वेंस है। यहां सबसे छोटा साइज है और ये सबसे बड़ा। वैसे भी याद रख सकते हो कि किसी स्पीसीज के कैटायंस छोटे होते हैं और एनायंस बड़े होते हैं, इसी स्टोरी के बेस पे। और आसान बोलूं, ये मान लीजिए मेरे पास एक स्पीसीज है, सपोज सोडियम 281 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं तो अब 10 को खींचेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींच सकते हैं, साइज़ छोटा हो जाएगा। मोरओवर एक शेल भी खत्म होगी, साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो वो इतना आसानी से नहीं खींच पा रहे होंगे, रिजल्टिंग साइज़ बड़ा हो जाएगा। बट टेक्निकली समझें, टेक्निकली कैसे पता करना है जेड इफेक्टिव की हेल्प से, वो आप यहाँ पे क्लियरली समझने की कोशिश करें। चलिए नीचे सेकंड पार्ट को देखते हैं। 9, 11, 12, 13, 8 सबका जेड टोटल अलग अलग है, सबका जेड टोटल अलग अलग है। सिग्मा का सीन देखना होगा, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा सबको मिलना है। मतलब सिग्मा में कोई फ़र्क नहीं है, सबका सिग्मा सेम है, सबका सिग्मा सेम है। जिसका जेड टोटल ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जिसका जेड टोटल ज़्यादा है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। सी हेयर, मैं यहाँ पे सभी को अरेंज कर रहा हूँ और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जेड टोटल इसका है। सिग्मा तो सब में बराबर है, जब जेड टोटल इसका सबसे ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, तो साइज़ इसका सबसे छोटा होगा और इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में किस तरह से साइज़ चेंज होता है। पढ़िएगा इसको अच्छे से। कुछ अगली प्रॉपर्टीज़ में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।